हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT नीट। हमारा मैथमेटिक्स IIT में जो चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसी के टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पर हम बात करेंगे। बहुत डिटेल में कई सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि डिटर्मिनेंट्स को कैसे एक्सप्लोर किया जाता है, कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, और इवैल्यूएशन की बहुत सारी आसान और इंटरेस्टिंग टेक्निक्स हम एक्सप्लोर करेंगे। और मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे अलग अलग तरीक़ों से आप चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं। विद दैट स्टूडेंट्स, आई होप आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी कि किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स, अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT JEE नीट, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में हम आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं होता है स्टूडेंट्स, कोई ट्रायल वर्जन, पेड वर्जन नहीं होता है, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं होती है। पूरे तरीके से एब्सोल्युटली नो कॉस्ट, पूरा प्रोग्राम, पूरा कोर्स, पूरा मॉड्यूल एट एब्सोल्युटली ज़ीरो कॉस्ट। विद दैट स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम IIT JEE के कोर्स मॉड्यूल में आपको क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर करते हैं। हम सबसे पहले तो ये इंश्योर करते हैं स्टूडेंट्स कि हम आपको हर एक चैप्टर पर हर एक कंसेप्ट को बहुत ही डिटेल में टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करें। जब इन्हें टॉपिक वाइज आपको एक्सप्लेन करते हैं तो इंश्योर करते हैं हम कई सारे न्यूमेरिकल्स यानी इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स वहाँ इनकॉर्पोरेट करें, ताकि आपको हर एक टॉपिक पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, मतलब हर कंसेप्ट की कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी हम डेवलप करवा पाएँ। इसी के साथ साथ जब भी आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं तो उनकी हम DPP आपको क्रिएट करके प्रोवाइड करते हैं कि DPP आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जब आप DPP सॉल्व कर रहे होते हैं तो आप अपने टॉपिक को कंसोलिडेट करते करते इसके वीडियो सोल्यूशन को भी एक्सेस कर सकते हैं, दैट टू एट फ्री ऑफ कॉस्ट। एवरीथिंग विच आई एम गोइंग टू मेंशन इज गोइंग टू हैपन एट एब्सोल्युटली नो कॉस्ट, है ना। सो DPPs के वीडियो सोल्यूशन यानी हर क्वेश्चन को देखने का एक और पर्सपेक्टिव आप डेवलप कर सकते हैं, नई नई अप्रोचेस आप सीख सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट या हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट से आप फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट में प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में, सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मैनर में एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आपको हम इंश्योर करने वाले हैं कि आपको हर चैप्टर पर 1500 क्वेश्चंस का क्वेश्चन बैंक मिले, मतलब पर चैप्टर यानी हर टॉपिक से 100 क्वेश्चंस, ताकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का एक्सपोजर मिल पाए और आप हर तरह के क्वेश्चन से डील करना, उन्हें टैकल करना सीख पाएँ। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आने वाले वक्त में सब्सिक्वेंटली हम JEE मेंस और JEE एडवांस के पास्ट ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऑल्दो हमारी कोशिश रहती है कि यहीं जब आपके थ्योरी लेक्चर्स हो रहे होते हैं उसी दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑफ कोर्स कई सारे PYQs हम डिस्कस करें हर उस टॉपिक पर बेस्ड जो जिस पर वो टॉपिक या चैप्टर बेस्ड है। लेकिन ऑफ कोर्स आने वाले समय में हम चैप्टर वाइज PYQs भी आपके लिए क्रिएट करेंगे, JEE मेंस और एडवांस दोनों के। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आई होप आपको पता है कि आप अपने डाउट्स भी हमसे क्लियर करवा सकते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक आस्क योर डाउट पर क्लिक करना है, उसमें एक फॉर्म ओपन होगा, उसमें आप अपने डाउट का फोटोग्राफ हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपके डाउट भी हम हाथों हाथ आपको रिजॉल्व कर रिवर्ट करेंगे। इसी के साथ साथ स्टूडेंट, सबसे खास बात, आपको हम चैप्टर वाइज टेस्ट भी डिलीवर करने वाले हैं, यानी कि आप हर चैप्टर का टेस्ट देकर अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज और एवेलुएट कर पाएंगे और देख पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कैसे रिवीजन हो जाना चाहिए, कैसे आपकी तैयारी चल रही है और किस तरीके से आपको और काम या मेहनत करने की ज़रूरत है। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स आपकी हर वो चीज़ जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उसे लेकर हम सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको गाइड करते रहेंगे, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो और आप पूरे फोकस, पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपनी पढ़ाई, अपनी IIT JEE की प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर पाएँ। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स आपके चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी हम क्रिएट करेंगे, यानी हर एक चैप्टर का एक प्रिसाइज, एक टू द पॉइंट विद ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, एक वन शॉट रिवीजन, जिसके थ्रू पूरा का पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से आप रिवाइज करेंगे, ताकि कॉन्फिडेंटली अपने एग्जाम में हर क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाएँ। आपके मेन एक्चुअल एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपको कई बार हम मॉक ऑनलाइन टेस्ट के थ्रू JEE मेंस और JEE एडवांस को अटेम्प्ट करवाएंगे, ताकि आप एक्चुअली अपनी स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर पाएं और अपने स्कोर को ऑप्टिमाइज करना सीख पाएं और देख पाएं कि कैसे आप अपने अच्छे रैंक या एक अच्छा परसेंटाइल हासिल कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE मॉड्यूल आपके लिए लेकर आता है एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कुछ बातें ऐसी करने वाले हैं स्टूडेंट, जो हमने मैट्रिसेस को लेकर सीखी थी वही बातें एक्चुअली रिपीट होती है डिटर्मिनेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो बस उन्हीं का एक क्विक रिवीजन मान लीजिए, फिर हम कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिए। आई होप आप जानते हैं अगर एक डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट बेसिकली स्क्वायर मैट्रिसेस का ही हम डिटर्मिनेंट इवैल्यूएट करते हैं, ये बातें आपको याद हैं। और जब डिटर्मिनेंट की बात आती है तो हमने एक बहुत खास और बहुत ज़रूरी बात ये सीखी है सर, कि जब स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं तो हमने 3 ऑर्डर तक लिमिटेड रखेंगे। जनरली आपके सिलेबस में फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक ही चीज़ें मेजरली पूछी जाती हैं। मेजरली थर्ड ऑर्डर में ही चीज़ें वर्कआउट हो रही होती हैं। कहानी क्या है? कहानी यहाँ पर यह है कि अगर मैं माइनर निकालूँ किसी भी मैट्रिक्स
मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का, तो हमने याद है स्टूडेंट्स ये बहुत डिटेल में सीखा है कि सर माइनर बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है क्या, इफ वी लीव द रो एंड द कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट ए आई जे, तो बचा जो पार्ट है उस पार्ट को हम कहते हैं, उस पार्ट के ऑफकोर्स डिटर्मिनेंट को हम कहते हैं माइनर ऑफ ए आई जे। यानी कि सर आई होप बड़ी सिंपल सी बात है, आपको याद होगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं A22 का माइनर, तो अगर मैं पूछूं आपसे A22 का माइनर, तो आप क्या कहेंगे सर A22 वाला रो और A22 वाला कॉलम स्किप कर दीजिए। तो जो बच जा रहा है क्या क्या, A11 A13 A31 N33, ये जो आपका डिटर्मिनेंट होगा, इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी योर माइनर। इस बारे में हम आई थिंक डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से किसी स्टूडेंट को नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन चूंकि अभी हम डिटर्मिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें फटाफट एक्सप्लोर कर लेते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजीज काम आने वाली हैं, है ना। उसे हम डिनोट किससे करते हैं, MI जैसे, इसमें भी मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। और इस तरीके से हम चीज़ें निकालते हैं। वी कैन गेट द 9 माइनर्स करस्पॉन्डिंग टू हर एलिमेंट, मतलब A11 का माइनर होगा, A22 का होगा, ऐसे A13, हर एलिमेंट का आप माइनर निकाल सकते हो। जैसे कि सर अगर मैं आपसे पूछूं, तो आपने अलग अलग माइनर लिख लिया और जिस भी एलिमेंट का माइनर निकाला है, जैसे A21 का माइनर है, तो आप उसे डिनोट कर देते हो बाय कन्वेंशन, बाय ट्रेडिशन M21 से। अभी क्या सर, अभी अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूं, तो अगर माइनर MIJ को मैं उस -1 की पावर I प्लस जैसे मल्टीप्लाई कर दूं, तो सर आपको अब मिल जाने वाला है कोफैक्टर। आपको अब क्या मिल जाने वाला है स्टूडेंट्स, आपको अब मिल जाएगा कोफैक्टर। आई रिपीट माय स्टेटमेंट स्टूडेंट्स, आप जैसे ही माइनर को A प्लस IJ -1 की पावर I प्लस जैसे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको मिल जाएगा कोफैक्टर। सर ये क्या होता है, बड़ी साधारण सी बात है स्टूडेंट्स, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड सा पार्ट है। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में आपको सिखाने या समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि प्लीज़ इस बात को समझिए, यहीं पर आइए। जैसे सर यहाँ पर अगर मुझसे पूछा गया था A22 का माइनर, तो आप A22 का माइनर कह रहे थे क्या, A11 A13 A31 A33। बस इसमें एक छोटा सा काम करिए, आपने निकाला था माइनर, क्या क्या था स्टूडेंट्स, A11 A13 ऑफकोर्स, A31 एंड A33। ये जो डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट्स, इसके आगे आप -1 की पावर, आप सर किसका माइनर निकाल रहे हो, आप निकाल रहे थे A22 का माइनर, तो -1 की पावर I प्लस J 2 + 2 कर दीजिए। ये आपका जो होगा, ये होगा कोफैक्टर। किसका कोफैक्टर, दिस विल बी द कोफैक्टर ऑफ A22। सो अब ये माइनर नहीं है, दिस इज द कोफैक्टर। सो दिस आई वुड बी कॉलिंग एज द कोफैक्टर ऑफ व्हाट, कोफैक्टर ऑफ A22। क्या ये पॉइंट समझ आया? अयो बड़ी साधारण सी सुलझी हुई सी बात मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर सर कोफैक्टर निकाल लिया, तो कोफैक्टर से फायदा क्या होगा? कोफैक्टर बेसिकली है क्या, कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट इज नथिंग बट डिनोटेड एज CIJ, यानी C22 आप कह सकते हो, सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो, सेकंड कॉलम को। उसे आप लिखोगे क्या, वही माइनर, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय -1 टू द पावर I प्लस J। बड़ी बेसिक सी बात है स्टूडेंट्स, ये सब हमने कर रखी है। और इसी से आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को चुन लीजिए सर, उसमें उस एलिमेंट्स को उनके माइनर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनर के साथ अगर कोफैक्टर कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि फिर सिग्नेचर भी कंसिडर करना होगा। तो इससे अच्छा किसी भी रो या किसी भी कॉलम को चुनिए और उस रो के उन सारे एलिमेंट्स को या उस कॉलम के उन सारे एलिमेंट्स को उनके करेस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिव कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्या ये पॉइंट आप समझ पा रहे हो? पॉइंट बड़ा सिंपल सा है स्टूडेंट्स, यही बात जो यहाँ लिखी है मैथमेटिकली, यही बात है। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे ही मुझसे कोई कहता है जैसे कि डिटर्मिनेंट A निकालना है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसे कुछ लिखते हैं। जैसे अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ सर फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में, तो मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट ले लेता हूँ A11 A12 और A13 और इनके कोफैक्टर निकाल लेता हूँ। आप बात समझ पा रहे हो? A11 का माइनर निकाल के -1 की पावर 1 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, A12 का माइनर निकाल के -1 की पावर 1 + 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और A13 का माइनर निकाल के -1 की पावर 1 + 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो वो बन जाएंगे आपके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर, और उन्हें अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे इन एलिमेंट से, तो आपको मिल जाएगी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। सर क्या यही काम हम सेकंड रो के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं? बिल्कुल, थर्ड रो के या फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम, आप किसी भी तरीके से ऐसे कर सकते हैं। आपका आंसर हमेशा सेम आने वाला है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? बड़ी सुलझी हुई सी बात कहना चाह रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड कर सकते हैं। बस करना यह है कि उसके एलिमेंट, उस रो या उस कॉलम के एलिमेंट्स और उन एलिमेंट्स के साथ करेस्पॉन्डिंग उनके कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम आपको लेना है, और यही बात मैथमेटिकली आपको यहाँ लिखकर दी गई है। मेरे ख्याल से कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं है। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो अब बात पे करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स। बहुत ध्यान सुना। Determinant of a matrix can be obtained by adding the products of elements of any row or column by their cofactors. Exactly what I have been trying to make you understand. और ये हम करते आए हैं अभी तक, तो इस बात को समझने में मेरे ख्याल से अभी तक कोई परेशानी नहीं हो रही होगी।
क्यों हम ये सब पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स के इवैल्यूएशन के अलग अलग टेक्निक्स एक्सप्लोर करेंगे, तो वहाँ इससे काफ़ी ज़्यादा हमें रिलेट करना पड़ेगा चीज़ों को, तो अच्छे से चीज़ें समझ लीजिए क्योंकि ये बहुत काम आने वाली है। इफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम are multiplied by cofactors of any row or any column, then the sum of these products is 0. इसका क्या मतलब? बहुत ध्यान से सुनिएगा सर। अगर मैंने कोई रो ली, जैसे मैंने अगर कोई रो ले ली है ना, रो क्या ली सर? A11, A12, A13, ये आपकी एक रो है। और सर आपने कॉलम ले लिया सेकंड, कौन सा? A21, मतलब कॉलम ले लिया सेकंड और उसके आपने कोफैक्टर्स ले लिए C21, C22, C23। ये अनडाउटेडली, ये डेफिनेटली 0 ही होगा। इसके प्रूफ पर जाने से ज़्यादा ज़रूरी मैं आपको ये प्रॉपर्टी चाहता हूँ आप याद रखें। ये प्रॉपर्टी का मतलब है, बहुत ध्यान से सुनना, एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय कोफैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी आप कोई सी भी रो चुन लीजिए, अगर उसको किसी और रो या किसी और कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, या फिर कोई और कॉलम चुन लीजिए, उससे किसी और रो या कॉलम के कोफैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें, तो जो ये आने वाला है मल्टीप्लाई करके जो सम आने वाला है वो अनडाउटेडली क्या होगा? वो 0 ही होगा। आई होप आप ये रिजल्ट याद रखेंगे। बहुत क्रूशियल, बहुत काम का रिजल्ट है। इसका प्रूफ आसानी से देखा जा सकता है, बट फिलहाल इस प्रॉपर्टी को किसी भी हाल में मत भूलिएगा, इसे अच्छे से आप याद रखिएगा। ये बहुत क्रूशियल सी काम की प्रॉपर्टी है, क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं। सटल या इनडायरेक्टली ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होती है और आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं अननेसेसरीली। और आपको अगर ये प्रॉपर्टी याद नहीं रहती, तो अगर ये याद रहती है तो आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हो, वरना आप इसे अननेसेसरीली पूरा एक्सप्लोर कर रहे होते हो, टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। और IIT मेंस और एडवांस ऐसी ही एग्जाम है स्टूडेंट, जहाँ पर आपको चीज़ें एक्चुअली सोचनी होती हैं, जहाँ पर आपको इन बारीकियों को यूज़ करना होता है। और अपने स्पीड और एक्यूरेसी की जो आप बात करते हो वो यही है। आपको अगर ये हथियार पता है, अगर ये फॉर्मूले पता है, तो आप इनको अप्लाई कर पाते हैं फटाफट, और आप स्पीड और एक्यूरेसी को बिल्ड कर पाते हैं, मतलब स्पीड ला पाते हो एक्यूरेसी के साथ। तो अगर जल्दी सॉल्व करना है, तो जल्दी सॉल्व करने के लिए कोई गुरु मंत्र नहीं है। जल्दी सॉल्व करने का तरीका यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूएंसेस पता हो, ज़्यादा से ज़्यादा बारीकियाँ पता हो। जितनी ज़्यादा इंसाइट्स अच्छे से याद रह गई, उतने अच्छे से उस क्वेश्चन में आप उसे अप्लाई करके उतना इफेक्टिवली, उतना एफिशिएंटली, उतना जल्दी आंसर ला पाएंगे। विद दैट स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस डिटर्मिनेंट को एवेलुएट करना है। सर क्या करेंगे? कुछ भी किसी भी तरीके से निकाल सकते हो। बहुत ज़्यादा टफ पार्ट मेरे ख्याल से अभी नहीं है। कैसे सर? सिंपल सा थॉट है सर, हमने जो निकालना सीखा है, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड कर सकते हैं। ये बहुत टफ पार्ट नहीं है। जैसे मान लो मुझे सर एक्सपांड करना है, लेट्स से मैं आपको बस थोड़ा सा इसको चैलेंजिंग बनाने के लिए लेट्स से कॉलम 2 के अलॉन्ग एक्सपांड कर रहा हूँ। तो कॉलम 2 के अलॉन्ग एक्सपांड जब आपने किया, तो पहले तो कॉलम 2 के एलिमेंट ले लीजिए। जैसे सर एक तो 3 दिखेगा, एक दिखेगा -2 और एक दिखेगा +2। अब सर इन तीनों को ऐड करना है, बिल्कुल सर ऐड कर देंगे, लेकिन उसको ऐड करने के साथ साथ मुझे इनको इनके माइनर्स, पहले को फैक्टर भी लाएंगे, पर पहले माइनर ले आता हूँ। माइनर मतलब क्या? 3 के लिए माइनर क्या होगा? 5 1 1 3। आई होप आप बात समझ पाए। तो ये जाने वाला है 5 1 1 एंड 3 ऑफ कोर्स। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर क्या? फिर सर -2 के लिए अगर माइनर निकाला होता तो वो क्या होता? सर वो होता 2 4 1 3। आई होप ये भी बात आपको समझ आई। तो ये होता 2 4 1 एंड 3। बहुत बढ़िया। और क्या सर? और अगर आप निकालते हो 2 के लिए, इस 2 के लिए, तो वो क्या होता है? 2 4 5 1। तो ये कितना होता है सर? ये हो जाता है 2 4 5 एंड 1। क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं। अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सर ऑफ कोर्स इन तीनों को ऐड ही करेंगे, लेकिन कहीं प्लस माइनस साइन भी तो आने वाला है, कहीं प्लस कहीं माइनस। वो क्या सर? वो इंट्रोड्यूस होगा को फैक्टर की वजह से, क्योंकि माइनर में अभी मैं को फैक्टर में कन्वर्ट करने वाला हूँ। तो सर अगर बात करें तो हमने इस कॉलम को यूज़ किया। इस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, है ना। ये आपकी रिस्पेक्टिवली I और J की वैल्यूज हैं स्टूडेंट्स, है ना। ये क्या है सर? ये सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट है। आई एम रियली सॉरी, हाँ। और ये आपका थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट है। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। तो सर 3 के आगे 1 + 2 यानी 3 यानी ऑड। अगर -1 की पावर ऑड है, यानी यहाँ पर क्या आ जाने वाला है? माइनस साइन। कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स? ये है 2 + 2, 2 + 2 4, 4 यानी इवन, -1 की पावर इवन यानी यहाँ आ जाने वाला है प्लस। लेकिन प्लस अगर माइनस के आगे लगाए तो उसे आप माइनस ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली 3 + 2 कितना होता है? 5 यानी ऑड, -1 की पावर ऑड यानी नेगेटिव। तो ये आपका ओवरऑल एक्सप्रेशन बनेगा। आई होप कोई डाउट या कन्फ्यूजन नहीं। सर ये रो 2 कॉलम 2 के अलॉन्ग ही क्यों किया? आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे, जिसके अकॉर्डिंग कन्वीनियंट लगे, आप उस रो या उस कॉलम के अलॉन्ग करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर हमेशा सेम आएगा। दैट्स द स्पेशलिटी ऑफ दीज डिटर्मिनेंट्स। आप इमेजिन कर पा रहे हो ये खास बात। और अगर सर यहाँ पर चीज़ें मैं सोच पाऊँ तो सर आसान है। क्यों? क्योंकि देखो 5 × 3 15, 1 × 1 1। सो 15 - 1 कितना? 14। सो दिस इज -3 × 14। आई होप ये बात आपको समझ आई। फिर क्या सर? 2 × 3 6, 4 × 1 4, 6 - 4 2। तो ये कितना हो जाने वाला है? ये हो जाने वाला है -2 × आई एम रियली सॉरी, कितना हो जा रहा है? 6 - 4 दैट्स 2, है ना।
फिर क्या सर, फिर वापस अगर बात करें तो ये हो जा रहा है 2 और हो जा रहा है 20, 5 इंटू 4 20, सो 2 माइनस 20 कितना -18, तो कैन आई राइट इट एज -2 इंटू -18। आई होप ये सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान टास्क है। मैं कह रहा हूँ कि हर बार क्या इतना बार बार करना ज़रूरी है, नहीं, मैं यही आज आपको सिखाने वाला हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, मतलब डिटर्मिनेंट के इवैल्यूएशन की अलग अलग टेक्निक्स है, आप इस प्रोसेस को कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो और कितना जल्दी इसे ला सकते हो। आज हम उसी पर बात करेंगे, बट एक हल्का सा मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ कि देखो ये ओवरऑल आपकी कंप्लीट प्रोसेस होती है। अब आप क्या करते हो सर, 14 का ट्रिपल 42 है ना, तो ये हो जाने वाला है कितना -42, फिर क्या हो जाने वाला है सर, ये हो जाने वाला है -4, और ये क्या हो जाने वाला है +36, क्योंकि ये ऐसा कुछ है ना। अब सर अगर आगे हम बात करें तो आगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सर अगर आप देखोगे तो 42 + 4 कितना 46, और अगर 36 और 46 का डिफरेंस लें तो ये कितना आ रहा है 10, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, तो ये जाता है कितना -10। तो इस डिटर्मिनेंट को आप किसी और रो या किसी और कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपांड करते तो -10 ही आता। खैर, इस बात से भी ज़्यादा ज़रूरी बात हमारे लिए क्या है वो सुनिएगा। एक डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3 का जो होता है वो कोई भी 3 रो या कोई भी 3 कॉलम कंसिस्ट करता है, और उसका एक्सपांशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अब मैं एक बहुत ज़रूरी बात आपसे कहने वाला हूँ, इसको आप कई बार किसी ना किसी फॉर्म में डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो जब भी आप एक्सपांशन यूज़ करते हो ना, तो जो ये एलिमेंट्स है ना, इनको आप देखो, जैसे अगर लिखा है A1 B2 C3, तो अब देखो आपने A1 यहाँ से पिक किया, B2 यहाँ से पिक किया, C3 यहाँ से पिक किया, तो हर एलिमेंट जो है ना आपका, हर जो एलिमेंट है इसके एक्सपांशन में, वो आपको एक यूनिक रो और एक यूनिक कॉलम का प्रोडक्ट दे रहा है। जैसे देखो फिर क्या मिल रहा है A1 C2 B3, A1 C2 B3, तो A1 C2 और B3 आपको दिख रहा है। कहीं से भी कहीं तक किसी भी रो या किसी कॉलम में कोई मैच नहीं है, हर रो और हर कॉलम यूनिक है, और इसी तरीके से आपको सारी आगे की भी फर्दर टर्म्स मिलती चली जाएंगी। आई होप ये बात आप समझ पा रहे हो। इसे एज अ प्रॉपर्टी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, चीट शीट में जरूर लिखेगा, ये काम की बात है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में यूज़ होगी और हम इसे कई बार यूज़ करेंगे, तो उस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, है ना। सिंपल सी बात, द नंबर्स AI BI CJ यानी 1 2 3 आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। इस बारे में भी हम बातें कर चुके हैं। तो अब अगर मैं सीधे काम की बात पर आऊँ, so the determinant is obtained by deleting the ith row in jth column is called the minor of the element। तो माइनर के बारे में भी बात हो चुकी है, और इसी तरीके से आप कोफैक्टर निकाल लेते हो। अब जो बात हम करने वाले हैं वो है डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज। बहुत ध्यान से सुनना, कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, इन पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आप काफ़ी सारी चीज़ें इनके थ्रू एक्सप्लोर करके सीखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस पार्ट से स्टूडेंट्स। इफ टू रोज और टू कॉलम्स इन अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, अगर किन्हीं दो रो को या दो रो के बजाय किन्हीं भी दो कॉलम को आपने इंटरचेंज किया, तो साइन जो होता है डिटर्मिनेंट का चेंज हो जाता है। क्या कह रहे हो उसे समझ नहीं आ रहा है। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स, प्लीज़ इस बात को सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए। जैसे यहाँ लिखा है, मान लो यहाँ पर लिखा है 2 3 और यहाँ लिखा है -1 और 7, है ना, ये आपका एक डिटर्मिनेंट है। सर इसकी वैल्यू कितनी है? सर इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप, कैसे निकालोगे? 7 × 2 14, 3 × -1 -3, लेकिन 14 -3 दैट्स कितना? 14 - 3 इज क्लियरली कितना? आई थिंक 17। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट सर अगर मैं इसको घुमा के आपसे ऐसा पूछता, अभी तो 2/2 है तो आप सीधे निकाल ही सकते हो। बस सर ये किया कि इसने इसी की जगह मुझसे इसकी वैल्यू पूछी। किसकी वैल्यू पूछी? 2 3 की जगह -1 और 7 यहाँ ले आया और 2 और 3 यहाँ ले आया। सर इसकी क्या वैल्यू होगी? कुछ नहीं होगी, आप खुद सोच के देखो ना, चीज़ें बदल गई, चीज़ें इन्वर्ट हो गई जस्ट। तो क्या आ जा रहा है? -3 -40 दैट्स कितना? -17। बस यही तो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर किन्हीं भी दो रो या चाहो तो किन्हीं भी दो कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज करो, तो बस आपके डिटर्मिनेंट पे इफेक्ट पड़ता है कि उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ये बहुत क्रूशियल प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इस पर कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे, इसे हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूज़ करेंगे, तो इसे बहुत अच्छे से याद रखिएगा। इसमें मेरे ख्याल से तो किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। विद दैट अगर हम आगे बढ़ें तो देखो मैं सिंपल सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि सर मैंने इसको ऐसे किया कि जैसे यहाँ लिखा हुआ था, जैसे सुन लो, है ना, जैसे यहाँ लिखा था सर A1 A2, है ना, B1 और B2 ऐसा लिखा हुआ था। तो सर हमने ये किया, हमने पहले तो ये किया कि A1 A2 को उठा के नीचे और B1 B2 को उठा के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो जैसे ही आपने ऐसा किया तो यही डिटर्मिनेंट रहेगा, लेकिन नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? आपने A1 A2 वाली फर्स्ट रो को उठा के नीचे रख दिया, तो ऊपर क्या जाने वाला है? B1 B2, और A1 A2 कहाँ चले जाने वाला है? नीचे, ठीक है सर। सर एक छोटा सा काम और मैं कर रहा हूँ, क्या कि मैं कॉलम्स को भी इंटरचेंज कर दे रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये करने वाला हूँ, बहुत ध्यान सुनिएगा। ऑलरेडी नेगेटिव साइन लगा हुआ है, अब अगर मैंने कॉलम्स को इंटरचेंज किया तो एक और नेगेटिव साइन आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस साइन। और प्लस साइन बाय कन्वेंशन हम लिखते नहीं है, तो इसे हम अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पर कॉलम्स को जैसे चेंज किया तो वापस कॉलम्स को चेंज किया, तो B1 A1 मैंने उस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर आ जा रहा है लेट्स से B1 A1, और ये जो है B2 A2 वो कहाँ जा रहा है? यहाँ। तो ये आ जा रहा है B2 A2। क्या बात आपको समझ आई?
आई होप आपको चीज़ें विजुअलाइज हो पा रही हैं कैसे हम लिख रहे हैं या कर रहे हैं। ये सब एक ही डिटर्मिनेंट से, बट यहाँ पर आपको बस नेगेटिव साइन रिड्यूस करना पड़ा और फिर से वापस स्विचिंग की तो एक और नेगेटिव आया तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। आई होप ये बातें आप याद रखेंगे। बहुत सिंपल सी, बहुत अच्छी सी, बहुत सॉर्टेड सी बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। अगर ये बात याद आई, अच्छा बाय द वे एक और बात लिखिए, दिस रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर नंबर ऑफ रोज फॉर हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट। तो अगर आपको और रो या और कॉलम्स चेंज करना है तो ऑफकोर्स आप करते जाइए, बस जब भी दो को आप इंटरचेंज करें तो एक माइनस साइन लगा दीजिए, फिर दो को करना है फिर माइनस साइन लगा दीजिए। तो इस तरीके से करते चले जाइए, कोई भी रो या कोई भी कॉलम। अच्छा, रोज को कॉलम से नहीं करना है, वो तो ट्रांसपोज की तरफ आप जा रहे हो, वो एक अलग स्टोरी है। किन्हीं भी दो रोज को आपस में या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में आप इंटरचेंज करिए, आपकी बात हमेशा इस तरीके से माइनस साइन से चलती रहेगी। आई होप इस बात में कोई परेशानी नहीं है। अगर ये बात समझ आई है तो और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। बहुत ध्यान सुनना। अच्छा, मैंने कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग किया। अगर मैं सेकेंड रूल की बात करूँ, ये थोड़ा सा एक अलग पार्ट है, मैं इस रूल को थोड़ा और फिर से समझाता हूँ। इफ द नंबर्स इन वन रो आर एडेड m times the numbers in the other row, the value of the determinant remains unaltered, unchanged, intact। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत क्रूशियल सा मतलब है और इस बात को बहुत अच्छे से सुनना स्टूडेंट से, बहुत काम की बात है। जैसे सर मान लो एक डिटर्मिनेंट है, इसमें कुछ वैल्यूज लिखी हैं, लेट्स से लिखा है 2, 3, -7, फिर यहाँ लिखा है 0, 1 और लेट्स से 5, और यहाँ लिखा है 2 है ना 7 और लेट्स से लिखा है 4। तो सुनना बहुत ध्यान से, मैं किसी भी रो के एलिमेंट्स को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके किसी भी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। आप बात समझ पाए? और ये जो मैंने बात रो के कॉन्टेक्स्ट में कही, ये बात आप कॉलम्स के कॉन्टेक्स्ट में भी कह सकते हो। यानी कि मैं किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके किसी भी कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इसका ये मतलब हुआ, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल के लिए आपको समझाता हूँ। जैसे सर मैं कॉलम 1 पर कुछ, अच्छा बाय द वे कर क्यों रहे हो सर, इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे बहुत फायदा होगा आपको। मैं क्वेश्चंस के दौरान रियलाइज करवाऊंगा कि ऐसा करने से क्या क्या चीजें सिंप्लीफाई हो जा रही है। बट पहले इन्हें समझिए कि मान लो मैं कॉलम 1 पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, कॉलम 1 पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ कि सर मैं कॉलम 1 एज इट इज रखता हूँ, लेट्स से मैं 2 टाइम्स कॉलम 2 और 3 टाइम्स कॉलम 3 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यकीनन तौर पर आप इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए और फिर ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालिए, आपका डिटर्मिनेंट अनअफेक्टेड, अनऑल्टर्ड रहेगा। मेरा कहने का मतलब क्या है, पहले तो इस बात को समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स आपसे कि आप यहाँ पर निकालो, आप कॉलम 1 में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हो। क्या ला रहे हो कि कॉलम 1 के एलिमेंट्स, तो कॉलम 1 के एलिमेंट्स ऐसे ही हैं जैसे 2 प्लस डबल ऑफ कॉलम 2 यानी कितना 2 × 3 माइनस ट्रिपल ऑफ कॉलम 3। ट्रिपल ऑफ कॉलम 3 मतलब ट्रिपल ऑफ कॉलम 3। आप ये कर रहे हो कॉलम 1 पर। अच्छा, कॉलम 2 और कॉलम 3 पे तो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 एज इट इज रहेंगे 3n ऑफ कोर्स -7। सर व्हाट अबाउट द सेकंड एंड थर्ड रो? ऑफ कोर्स वो कॉलम 1 पे तो करनी है ना। तो यहाँ पर क्या, तो यहाँ पर क्या मिल जा रहा है सर, कॉलम 1 के एलिमेंट्स प्लस डबल ऑफ कॉलम 2, तो 1 का डबल आप लिख रहे हो यहाँ पे। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। माइनस ट्रिपल ऑफ कॉलम 3, तो ट्रिपल ऑफ कॉलम 3 यानी 3 × 5। बाकी एलिमेंट्स, सर बाकी एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, तो ये क्या रह जाने वाला है 1 और ये क्या रह जाने वाला है 5। अभी तक जो भी मैं क्वेश्चंस आपको डिटर्मिनेंट से कराता रहा ना, मैं बार बार इस बात में एम्फसाइज कर रहा था कि इसे और आसानी से कर सकते हो, इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसका एवैल्यूएशन हर बार ऐसा करें जरूरी नहीं है। वो इन्हीं सब फॉर्मूले, इन्हीं सब प्रॉपर्टी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर इन्हें आप जानते हैं और इन्हें आप अप्लाई कर पाएंगे तो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन या मैट्रिसेस के क्वेश्चन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और आसानी से सोच पाएंगे। उन्हीं को हम एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिए। सर और क्या? सर आपको अभी थर्ड रो पर भी तो कॉलम 1 में ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो वही बात, कॉलम 1 का एलिमेंट प्लस करेस्पॉन्डिंग सेकेंड कॉलम से उसका डबल कर दिया, तो ये हो जाने वाला है डबल ऑफ 7 माइनस ट्रिपल ऑफ कॉलम 3 का एलिमेंट, दैट्स 3 × 4। और यहाँ पर वापस वही वैल्यूज आपके जो मिल रहे थे वो तो एज इट इज रहेंगे 7 और 4, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो। सर इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे जो भी फ़ायदा होना है नहीं होना है हम देखेंगे कि ये रूल क्यों अप्लाई किया, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, सीखेंगे। बट अभी बस मैं रूल सिखाना चाह रहा हूँ कि किसी भी कॉलम में, किन्हीं भी कॉलम्स में कुछ भी मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? लेकिन ये इसी तरीके से होंगी चीज़ें। आई होप ये बात आप समझ पाए। वही बात वो यहाँ पर कहना चाह रहा है। अगेन आप इसे सिंप्लीफाई करके लिख लेंगे और जो भी ये डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मेरा यकीन करिए इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। यही बात यहाँ पर लिखी गई है, अगर आप ध्यान से देख पाओ। अगर आपके पास लिखा था एक डिटर्मिनेंट a1 b1 a2 b2, तो आपने क्या किया? हमने ये किया सर कि हमने यहाँ पर, इसे मैं लिखना चाहूँ मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, तो इसने जो किया है मैं वो लिखकर आपको बता देता हूँ। इसने आपको लिखा है कि सर रो 1 में, मतलब मैं अगर यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो ठीक है सर, रो 1 में आप ऑपरेशन परफॉर्म करिए क्या कि आप रो 1 के एलिमेंट्स को m टाइम्स रो 2 से ऐड कर दीजिए। अब देखो ध्यान से, a1 प्लस m a2,
B1 प्लस MB2 और रो 2 अनअफेक्टेड रही, वही A2 B2 A2 B2। और जब आप ऐसा कर रहे हो तो चाहे सर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो या इसका, आपका आंसर सेम आएगा। मेरा ये कहना है कि सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, अभी आप आने वाले समय में कुछ क्वेश्चंस देखकर रियलाइज करोगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर ये रूल अभी सीख लीजिए। ये वही बात है, जब ABCD सिखाई गई तो आपने नहीं पूछा तो बस सीख ली, अब आप काफ़ी कुछ बोल पा रहे हैं, काफ़ी कुछ लिख पा रहे हैं, काफ़ी सारे वर्ड समझ पा रहे हैं। ये वैसा ही है, ये बेसिक्स हैं, इन्हें सीखे आप कई सारे क्वेश्चंस मैंने अप्लाई करके बहुत जल्दी आंसर ला पाएंगे। आई होप ये रूल समझ आया, बहुत ज़रूरी रूल है और इसी रूल पे ये वर्जन था जो मैंने गलती से लास्ट रूल के कॉन्टेक्स्ट में समझा दिया। तो इसे सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर लिखा हुआ है द सेम रूल कैन बी एक्सटेंडेड टू मोर नंबर ऑफ रोज फॉर हायर ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। तो आप और रो और कॉलम पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे हमने थर्ड ऑर्डर पे यहाँ देखा था, हमने इस वाले केस में देखा था। आई होप ये बातें अच्छे से समझ आई, इस कॉन्सेप्ट पर, इस रूल पर कोई डाउट नहीं है। अगर इसी रूल को थोड़ा और आगे एक्सटेंड करें तो एक और रो, एक और रूल, एक और आपके काम का प्रॉपर्टी आती है, वो क्या लिखिए, ध्यान से सुना। इफ रोज इन कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अगेन अनअफेक्टेड। इसका क्या मतलब, इसका मतलब सर आपके डिटर्मिनेंट का और उसके ट्रांसपोज का वैल्यू, मतलब अगर आपका एक मैट्रिक्स है मान लो, उसका आपने ट्रांसपोज लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आपका एक मैट्रिक्स है और अगर आपने उसका ट्रांसपोज लिया तो उन दोनों का अगर आप डिटर्मिनेंट लें तो वो सेम होगा। यही बात यहाँ पर कही गई है। जैसे मान लो सर एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3/3 का, है ना, तो इसका अगर आप डिटर्मिनेंट लें और अगर इसका ट्रांसपोज लें तो वो क्या हो जाता है, ए का ट्रांसपोज, आप ऐसे लिखते हो। तो सर या तो आप इसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए, ए के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स का, या फिर इसका ले लीजिए, दोनों का डिटर्मिनेंट सेम आएगा। बस इसी बात को डिटर्मिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो ऐसा कह दे रहा है कि सर एक डिटर्मिनेंट है, उसको आपने लिखा डेल्टा, अब इसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया तो उससे जो डिटर्मिनेंट आएगा वो भी यही होगा, वो भी यही सेम होगा। यानी कि सर बहुत ज़रूरी बात, अगर लिखा है A1 A2 B1 B2 कॉलम वाइज, तो आप उसे रो वाइज लिख दीजिए A1 A2 B1 B2, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। अच्छा सर ज़रूरी है क्या 2/2 पर ही हो? नहीं, आप 3/3 में भी करिए, आप 4/4 में भी करिए, एनीवे आप 3/3 तक लिमिटेड रहेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, बट फिर भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप ट्रांसपोज का, आई होप आप समझते हैं ट्रांसपोज, अगर आप ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालें तो सेम होगा। ये बहुत क्रूशियल प्रॉपर्टी है, इस पर क्वेश्चंस बनेंगे, DPP में भी होंगे, PYQ में भी होंगे, आपके एग्जाम में भी होंगे, और ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होंगी, ये सारी प्रॉपर्टीज। तो इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा और रिवाइज करके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके इन्हें अपने ब्रेन में कंसोलिडेट जरूर करिएगा। आई होप ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आया। आगे पढ़ते हैं, वो क्या लिख रहा है, इस वाले पार्ट को ध्यान से देखिए और फिर हम साथ में डिटेल में डिस्कशन करना कंटिन्यू करेंगे। इस वाले पार्ट को समझो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं स्टूडेंट्स। आई होप यहां तक कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है, ये वाला पॉइंट क्लियर है। अनदर वे ऑफ सेइंग दिस इज दैट, इसी बात को कहने का एक और तरीका, इट मेक्स नो डिफरेंस इफ वी रिफ्लेक्ट द नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन द लाइन ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल। आई होप आप बात समझ पा रहे हो, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में अगर आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो डिटर्मिनेंट्स को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस यही सारी बातें हैं, यानी वो वही बात है, जब आप ट्रांसपोज लेते हो तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग चीज़ें बदल जाती हैं। क्या आप मेरी बात समझ पाए? जैसे देखो A1 B1 है, A1 B1 वही रहा, बट बाकी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो गई। जैसे A2 B1 यहाँ था तो ये A2 B1 ऐसा हो गया। क्या आप बात समझ पाए? दूसरी ज़रूरी बात, जो भी रूल हम रोज के लिए पढ़ेंगे वही सारे रूल्स कॉलम्स के लिए भी एग्जिस्ट करेंगे। आई होप बात समझ पा रहे हो, वो सेम बात है ना। इसी के साथ अब अगर आगे हम प्रोसीड करें तो बहुत ज़रूरी, बहुत क्रूशियल बात, बस यहीं से चीज़ें अब रिफ्लेक्ट होंगी। सर अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बिना निकाले आप कह देना जीरो। क्यों? क्योंकि अगर आप सर इस डिटर्मिनेंट को सेकेंड रो के रिस्पेक्ट में एक्सपांड करें, सेकेंड रो के अलोंग एक्सपांड करें तो 0 इंटू एनीथिंग प्लस 0 इंटू एनीथिंग प्लस 0 इंटू एनीथिंग विल बी जीरो। आई होप आप बात समझ पाए। सर क्या आप सेकंड रो के रिस्पेक्ट में कर रहे हो इसलिए जीरो आ रहा है, कहीं और से करें तो आप करके देख लीजिए जीरो आएगा। तो बात क्या है, नटशेल, इन अ नटशेल क्रक्स किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अगर सारे एलिमेंट जीरो हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो होगी। आई होप ये बात आप याद रखेंगे, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत काम की है। इसी के साथ साथ सर अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रो या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हैं तो वो भी जीरो होगा। कैसे? अरे सीधी सी बात है, आप ऐसे सोचो सर इसका क्या आइडेंटिकल है। सर अगर आप इसमें देखते हो ध्यान से तो इसकी फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल है। तो क्या सर, तो मेरा आपसे ये कहना है कि क्या मैं रो 1 पर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, रो 1 माइनस रो 3, उससे क्या हो जाएगा सर, उसको अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी बात खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि रो 1 माइनस रो 3 क्या मिलेगा, A1 माइनस A1 दैट्स जीरो। आपको कुछ दिखा?
b1 माइनस b1 दैट्स अगेन 0 एंड c1 माइनस c1 अगेन 0। यहाँ पे फिर चाहे कुछ भी एलिमेंट्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट का कोई भी एक रो या एक कॉलम हमें क्या मिल गया, 0, और उस वजह से मैं कहूँगा ये 0 है। तो सर बात इतनी घुमा के क्यों लाना, बात तो यहीं से कह दो ना आप, क्या कि सर अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी दो रो या ऑफ कोर्स कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो, सेम हो, तो वो क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। आई होप आप ये बात याद रखेंगे। और ना सिर्फ आप ये बात याद रखेंगे बल्कि आप एक और बात याद रखिए, क्योंकि ये इसी फॉर्मूले का, इसी प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है। क्या, बहुत ध्यान से सुनिए, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम आर मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर m along with that रो और कॉलम, याद रखना रो के रिस्पेक्ट में रो, कॉलम के रिस्पेक्ट में कॉलम, तो उस डिटर्मिनेंट को भी आप m से मल्टीप्लाई कर देते हो। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है सर कि किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, किसी में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, बात समझ में है ना। और बाय द वे जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये तो बात अंडरस्टूड होगी। तो अगर मैं कहूँ किसी भी, ऐसे उल्टा सोच लो, जैसे स्टूडेंट्स याद करो, ये प्रॉपर्टी हमने मैट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में देखी है सर। जैसे एक मैट्रिक्स है ए, है ना, इसमें एलिमेंट्स हैं, तो आपने बोला था सर कि अगर मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो तो वो सारी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई होता है। लेकिन क्या यही सेम बात डिटर्मिनेंट्स के लिए भी ट्रू है? नहीं, डिटर्मिनेंट में चीज़ें बदल जाती हैं। डिटर्मिनेंट क्या बदल जाता है, मान लो b एक डिटर्मिनेंट है ना, b एक डिटर्मिनेंट है ना, डिटर्मिनेंट है, और अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, इसको अगर किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट ये होगा कि आप कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम चुन लीजिए और उसके सारे एलिमेंट्स को इस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मेरी बात समझ पाए सर? या तो आप किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए या किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट सबको मत करना। आई होप आपको मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का एक बेसिक सा डिफरेंस समझ आ रहा है। यही बात मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करें, अगर m से किसी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई किया तो आप कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम चुन लीजिए सर, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे मैंने चुना मान लो पहली रो, तो आपने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। इसका उल्टा भी, यानी कि अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर आपको कुछ फैक्टर मिल रहा है और उसे अगर आप कॉमन लेते हो तो आप उसे एक रो से ही उठाना। मतलब मान लो अगर यहाँ पे m यहाँ दिख रहा है और यहाँ पे इन सब में मान लो n दिख रहा होता, तो फिर आप ऐसे m n उठा लेते। सर मान लो अगर यहाँ भी m दिख रहा होता तो क्या, अगर यहाँ भी m दिख रहा होता तो आप ऐसा मत कहना सर यहाँ से भी m उठाए, यहाँ से भी m उठाए तो m ही निकला। नहीं, यहाँ से एक m निकला, यहाँ से एक m निकला, तो इवेंचुअली m स्क्वायर आपको बाहर मिलेगा। आई होप इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं है, चीज़ें यहाँ तक अच्छे से इजीली क्लियरली समझ आ रही हैं। यहाँ तक अगर कोई डाउट नहीं है तो इसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ प्रोसीड करें तो वो क्या दिखता है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेशन, और इसी से आपके सारे क्वेश्चंस बेसिकली सॉल्व हो रहे होंगे, इसी से हम सारी चीज़ें कर रहे होंगे। इसे ध्यान से पढ़िए। एक्चुअली मैं ऐसा कुछ आपको बता चुका हूँ, बट फिर भी इसे ध्यान से पढ़िए और फिर यहीं से हम इसे प्रोसीड करेंगे। यही वो बात है स्टूडेंट्स, समझो बात को। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअफेक्टेड, अनचेंज्ड, अनऑल्टर्ड, इंटैक्ट व्हेन एनी रो, पहले रो के लिए समझो, इज मल्टीप्लाइड by a number or any expression and then added or subtracted from any other row। और वही बात कॉलम के लिए, यानी सिंपल सी बात स्टूडेंट्स, अगर ये एक आपका डिटर्मिनेंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, अब आप ये कर रहे हो सर कि आप फर्स्ट कॉलम में क्या कर रहे हो, कॉलम 1 के साथ कॉलम 2 को m से और कॉलम 3 को n से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हो, मतलब कॉलम 2 को ऐड और कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से आपका नया डिटर्मिनेंट क्या बनेगा सर, a1 प्लस एम ए टू माइनस एन ए थ्री, b1 प्लस एम बी टू माइनस एन बी थ्री, c1 प्लस एम सी टू माइनस एन सी थ्री, और बाकी दो कॉलम वो एज इट इज ही रहेंगे। इन पे भी आप चाहो तो ऑपरेशन कर सकते हो। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो इस तरीके से c1 को आप इससे रिप्लेस करोगे और उसको लिखने का मैथमेटिकल अप्रोच या ये होता है डिटर्मिनेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में। और इससे क्या हुआ, इससे ये होगा स्टूडेंट्स कि ये डिटर्मिनेंट या ये डिटर्मिनेंट अपनी वैल्यू नहीं खोएंगे, ये सेम ही रहेंगे, ये अनअफेक्टेड ही रहेगी, ये यही रहेगी। पर ऐसा करेंगे क्यों सर? ऐसा इसलिए करेंगे कि शायद हमको दो रोज की वैल्यू सेम बन जाए, या किन्हीं दो कॉलम्स की वैल्यू सेम बन जाए, या वो उसका जीरो बन जाए सारी रो या सारा कॉलम, या शायद ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज में अचीव कर पाऊँ। सर ज़्यादा से ज़्यादा जीरो अचीव करने से फ़ायदा क्या होगा? आप समझिए बात को, जितने ज़्यादा जीरो उतनी कम कैलकुलेशन, क्योंकि उस रो या उस कॉलम के रिस्पेक्ट में अगर हमने एक्सपांड किया, जिस रो या जिस कॉलम में हम जीरोज ला पाए, तो वहाँ पर उतनी कम कैलकुलेशन होगी ना। तो अपनी कैलकुलेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि इन टेक्निक्स के थ्रू हम अपनी किसी भी डिजायर्ड रो या किसी भी डिजायर्ड कॉलम जहाँ पे बन पा रहा होगा वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जीरोज लाने की कोशिश करेंगे। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। बस यही मोटिव है इस प्रॉपर्टी का। विद दैट अब अगर मैं शिफ्ट करता हूँ नेक्स्ट पर, तो वो क्या कह रहा है,
डिटर्मिनेंट ऑफ एनी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। बहुत जरूरी बात है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है सर? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये कैसा है आपका, ये एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है। इन तीनों में हमेशा आप खुद सोच के देखो ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, अगर आपने इसे कॉलम 1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड किया तो A1 के लिए क्या बन जाना है, B2C3 -0, तो A1 B2C3। मतलब अगर आपका अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या एक अगर डायगोनल मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स आई होप यू रिमेंबर, जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा बाकी सब क्या होते हैं, 0। तो इस तरह के मैट्रिक्स में आप बस इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ले लीजिए, बस वही आपका क्या होगा, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। आप चाहें तो निकाल के देख लीजिए। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पाए। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, मतलब हम कोशिश कभी कभी क्या करेंगे, अगर हमने कुछ इस तरीके से जीरोस ले आए तो अब तो कहानी खत्म सर। आप बस डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, आपका डिटर्मिनेंट एक्सप्लोर हो जाएगा, आपका डिटर्मिनेंट एक्सपांड हो जाएगा। क्या आप बात समझ पाए? अगर यहाँ तक चीज़ें क्लियर होती हैं तो और आगे बढ़ते हैं एक और प्रॉपर्टी की तरफ या अदर एक और। आई होप ये एग्जाम्पल्स के थ्रू आप बातें समझ पा रहे हैं ना। इफ डिटर्मिनेंट डी बिकम्स 0। अच्छा, इससे पहले बस एक और छोटी सी प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मान लो अगर आपके पास कुछ ऐसा है, जैसे अगर एक डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ लिखा है 2, 4 और 6 है ना, ऐसे लिखा हुआ है। लेट्स से 2, 4, 6 तो बहुत ऑब्वियस आपको दिख रहा होगा। जैसे यहाँ लिखा है लेट्स से 2 -3 और लेट्स से यहाँ लिखा हुआ है 7 है ना। फिर यहाँ पे लिखा है लेट्स से 8 और यहाँ पे लिखा है लेट्स से -12 और यहाँ पे लिखा है लेट्स से 28 है ना। और यहाँ पे लिखा है लेट्स से 7, 3 और लेट्स से लिखा है -2। सर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ। मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कुछ नहीं करना है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप इस बात को समझो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? सुनिए का ऑपरेशन। सर मैं कॉलम 1 पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ। कैसा? मैं कॉलम 1 का डबल कर रहा हूँ, सॉरी 4 टाइम्स कर दे रहा हूँ और उसमें से मैं कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ। सर क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। कॉलम 1 का 4 टाइम्स तो 2 का 4 टाइम्स 8 और 8 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला? 0। कॉलम 1 का डबल कॉलम 1 का 4 टाइम्स -3 का 4 टाइम्स -12 -12 -12 यानी -12 + 12 दैट्स 0। आई होप आप बात समझ पा रहे हो। 7 का 4 टाइम्स 28 28 - 28 0। अब अगर मैं बाकी चीज़ें नहीं भी लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कि बेसिकली है क्या, 8 -12 और 28 और यहाँ पर ऑफकोर्स क्या है 7 3 एंड ऑफकोर्स कितना -2। क्या आपको रियलाइज हो रहा है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ कहने की जरूरत नहीं है। एक कोई भी कॉलम या एक रो में सारे एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ से आपने कैसे देखा। आपको दो बातें याद होंगी सर, या तो कोई भी रो या कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हों, या कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, एटलीस्ट कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम सेम हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो भी हम उसे 0 कहते हैं। या फिर एक और थर्ड बात है जो आपने नोटिस नहीं की कि सर अगर कोई रो किसी और रो का कुछ टाइम्स है, मतलब वो सेम प्रोपोर्शन में, जैसे देखो ये क्या है 2 × 4 = 8 है ना, -3 × 4 = 12 है ना, 7 × 4 इज ऑफकोर्स कितना 28। तो सर ऑफकोर्स ये जो रो है, ये जो कॉलम है, यहाँ पर कॉलम हो गया ऑफकोर्स, इसका 4 टाइम्स है तो ये प्रोपोर्शनल है। मतलब 8/2 4, -12/-3 4 और 28/7 is 4। तो अगर ये प्रोपोर्शनल है, कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम, तब भी आप उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहेंगे 0। आई होप ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट नहीं है। अब आते हैं इस प्रॉपर्टी पर जो कि काफ़ी क्रूशियल है आपके लिए, समझ लेना, सुनिएगा बहुत ध्यान से। अगर कोई डिटर्मिनेंट 0 बन जाता है x की कोई वैल्यू रखने पर, मान लो वहाँ पर एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, तो हम कहते हैं कि सर x - a इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ t। आप मेरी बात समझ पाए? जैसे कि हम सीधी बात जानते हैं सर, जैसे अगर मुझसे कोई कहे x² जैसे x² - 5x + 6 जो है सर ये 0 के इक्वल है, ये आपका क्या एक एक्सप्रेशन है ना। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ अगर ये 0 के इक्वल ना भी है तो अगर इससे मैं बस ऐसा कह दूँ कि लेट्स से लिखा है f(x) है ना। अब आप कह रहे हो सर, आप ये कह रहे हो कि सर मैं अगर x की जगह रख देता हूँ लेट्स से 2, अगर x की जगह रखता हूँ 2 तो 2 का स्क्वायर 4, -5 × 2 -10 और ये 6 + 4 10 10 - 10 0। यानी अगर मैं आपसे पूछूं तो सर आपने क्या निकाला f(2) और f(2) क्या आया 0। अगर f(2) 0 आता है, तो आप कहते हो कि x - 2 is going to be one of the factors of this expression। बस यही बात यहाँ पर लिखी है कि डिटर्मिनेंट इवेंचुअली क्या बनेगा, एक्सपांड होकर, एक्सप्लोर होकर, जब आप इसे निकालोगे तो एक एक्सप्रेशन बनेगा कुछ ऐसा पॉलिनोमियल, और उसमें अगर कोई x की वैल्यू रखने पर वो 0 हो जाता है एक्सप्रेशन, तो x - that value will be one of the factors of that determinant or one of the factors of that expression।
क्या ये पॉइंट आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो? बस यही बात यहाँ पर लिखी गई है। जैसे सर अगर मैं आपसे पूछूं तो इस एक्सप्रेशन में आप देखो तो सर ये 3927 लिखा हुआ है, तो सर यहाँ भी अगर यहाँ भी x की जगह आप 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, मतलब अगर आप x की जगह 3 रिप्लेस कर दो, अगर x की जगह आप 3 रिप्लेस कर दो तो x माइनस 3 आपके इसका एक्सप्रेशन का फैक्टर है, मतलब x माइनस 3 इस एक्सप्रेशन का फैक्टर है। सर x की जगह 0 रख देता हूँ तो देखो 0 0 0 तो भी 0 हो जा रहा है। अच्छा बाय द वे 3 रखने पे 0 क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे ही 3 रखा तो ये 3, ये क्या 9 और ये 27, तो 3 और 3 9 और 9 और 27 आइडेंटिकल हो गए, और दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो गए तो क्या, तो सर ये डिफरेंट 0 हो गया। सर इसके अलावा अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते तो क्या हो जाता? 0 0 0 तो भी तो 0 हो जाता, बिल्कुल। तो x माइनस 0 यानी बेसिकली x भी इसका क्या होता है? एक फैक्टर। आई होप मैं बहुत कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको, ये बातें अच्छे से समझ आ रही हैं, इन बातों का क्लियर सा सेंस आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि फैक्टर का क्या मतलब होता है और कैसे चीज़ें निकल कर आती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप एक क्वेश्चन ट्राई करें, एक अच्छा सा क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक डायरेक्ट सा क्वेश्चन। बट मैं इस बार चाहूँगा कि आप वैसे मत करिए जैसे आप करते आए हैं, इससे सीधे सीधे बस एक्सपांड मत कर दीजिए। आप कोशिश करिए वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने की जो आपको सिखाई, पढ़ाई या समझाई गई हैं, तो ज़रा जल्दी से प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करके ट्राई करिए स्टूडेंट्स। देखो करना क्या है, सीधी सीधी सी बात है सर। मुझे क्या दिख रहा है? सर मुझे कॉलम 1 में 1 और 1 दिख रहा है, तो क्या इनको जीरोस बना सकते हैं? देखो थॉट क्या होगा, सुनिएगा सर। मैं एक काम करता हूँ, रो 2 को रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, है ना, और एक और काम कर लेता हूँ कि सर रो 3 पर भी एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लेता हूँ कि रो 3 में से रो 2 सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। आई होप ये बात आपको समझ आई। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी सी बात ये होगी, देखो ध्यान से, है ना, रो 2 में से रो 1 सब्ट्रैक्ट की, तो रो 1 तो अनअफेक्टेड रहने वाली, तो उससे तो आप लिखेंगे 1a और a स्क्वायर। आई होप ये बात आपको समझ आई। हम इसे लिखेंगे 1a और a स्क्वायर। सर एक साथ तीनों रो पे नहीं कर सकते क्या, कि रो 1 माइनस रो 3 भी कर दें तो वो तीनों ही जीरो हो जाएंगे? नहीं, एक वक्त पे आप एक ही करते हो। एक्चुअली मैं दो भी एक कंस्टेंट के अंदर कर पा रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दो कर लीजिए, आपको कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है, पर 3 मत करिएगा, है ना। जितनी रोज हैं उतने ही ऑपरेशन मत कर दीजिएगा, एक वक्त पे एक ही ऑपरेशन करिए, कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए, आपको खुद रियलाइज हो जाएगा। यहाँ पे मैं दो भी इसलिए कर पा रहा हूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं एक ही करता हूँ पहले, है ना। मैं मान लो मैंने लिखा ही नहीं, है ना, आप चाहें तो 3 भी करिए, बट एक एक करके कॉन्सिक्वेंटली करिए, मतलब वन आफ्टर अनदर करिए। आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि सर आपने 2 कैसे कर दिए, मैंने नहीं किया, मैंने बस एक ही ऑपरेशन किया, भूल जाओ कि ऐसा कुछ हुआ है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। तो क्या होगा सर, रो 1 तो एज इट इज रहेगी 1a स्क्वायर। रो 2 पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा सर? रो 2 बन जाएगी रो 2 माइनस रो 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 दैट्स 0, b माइनस ए, सो दिस विल बी b माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या ये पॉइंट आपको समझ आया? आई होप इसमें कोई भी डाउट कहीं से कहीं तक किसी भी स्टूडेंट को नहीं है। अच्छा एक और ज़रूरी बात, बहुत ध्यान से सुनना सर, अब ऐसा आप लिख दोगे, फिर इसके बाद क्या लिख दोगे? थर्ड रो 1c स्क्वायर, फिर आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, R3 को R3 माइनस R2 से रिप्लेस करना। तो बस मैं वही अब करने वाला हूँ। अच्छा अगर कन्फ्यूजन है कि सर R2 तो आपकी अपडेट हो गई है, तो कोई बात नहीं, आप R1 से कर दो, R1 तो वही है ना। तो अगर R1 से किया तो R1 से कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? 1 माइनस 1 कितना? 0, c माइनस a कितना स्टूडेंट्स? c माइनस a, और c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो ये जाने वाला है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी। सर ऐसा क्यों किया, इससे फ़ायदा क्या होगा? मेरा कहना है फ़ायदा ये हुआ स्टूडेंट्स कि अब अगर मैंने इसे कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपांड किया तो देखो ना आप, ये 0 0 कहानी खत्म। आपको सिर्फ अगर कॉलम 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करना है, अगर कॉलम 1 के अलॉन्ग अगर आप एक्सपांड करते हो तो आपको सिर्फ इस 1 को कंसिडर करना है, इस 1 का को फैक्टर निकालना है, क्योंकि 0 और 0 को फैक्टर चाहे कुछ भी हो, 0 इंटू एनीथिंग प्लस 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पाए। तो मैं नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाना चाहूँगा किसी भी रो या किसी भी कॉलम में, और 1 का तो को फैक्टर निकालने के लिए हम 1 के माइनस से डील करेंगे, जो कि कुछ ऐसा हमें दिख रहा है। आई होप बातें बड़ी आसान सी हैं। तो बातें बड़ी आसान सी इसलिए हैं स्टूडेंट्स कि मेरा कहने का तरीका ये हुआ कि अगर मैंने इसे एक्सपांड किया है ना, आई एम एक्सपांडिंग इट व्हाट, अलॉन्ग विद व्हाट, अलॉन्ग विद कॉलम 1। ऐसा जनरली आपको लिखने की जरूरत नहीं, बट चूंकि पहली बार मैं आपको समझा रहा हूँ तो हर एक चीज़ डिटेल में लिख रहा हूँ, वरना आप इतने डिटेल में चीज़ें नहीं करेंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं, दिस इंटू दिस, सो b माइनस ए इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो दिस इज b माइनस ए इंटू ऑफ कोर्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अच्छा बस टू अवॉइड मोर फर्दर स्टेप्स, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या मैं c माइनस ए इंटू सी प्लस ए लिख सकता हूँ? आई होप इस बात ने बॉदर आपको नहीं किया। माइनस दिस विच इज वॉट, c माइनस ए इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो पहले तो क्या आ जा रहा है, पहले आ जा रहा है c माइनस ए इंटू ऑफ कोर्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर वही बात स्टूडेंट्स, जब लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो क्या मैं इसे b माइनस ए एंड ऑफ कोर्स
बी प्लस ए लिख सकता हूँ। कोई डाउट स्टूडेंट्स यहाँ तक? सर अब क्या, अब मेरे ख्याल से चीज़ें आप सोचो और देखो तो कुछ तो आपको दिख रहा होगा, जैसे कि क्या सर बी माइनस ए और सी माइनस ए यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो आपको क्या दिखेगा सर बी माइनस ए और ऑफ कोर्स क्या सी माइनस ए। अब अंदर क्या बच रहा है सर, यहाँ पे बच रहा है सी प्लस ए, यहाँ पे बच रहा है सी प्लस ए, माइनस यहाँ पे क्या बच रहा है बी प्लस ए, तो हो जाएगा माइनस बी माइनस ए। तो आई थिंक सर चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। क्यों हो गई सर? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ए से ए कैंसिल, तो ये बच जा रहा है सी माइनस बी, लेकिन बी माइनस ए को अगर मैं माइनस कॉमन लेकर ए माइनस बी लिखूँ तो बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये सी माइनस बी है तो मैं एक और माइनस कॉमन ले लूँ तो इसे मैं बी माइनस सी लिख सकता हूँ, तो ऑफकोर्स ये प्लस बन जा रहा है जिससे लिखने की जरूरत नहीं है। और ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है सी माइनस ए, तो ऑफकोर्स आपका एक्सप्रेशन आ गया। क्या आपको ये बात समझ आई? बेशक ऐसे करके भी निकाल सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ क्या आप ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सोच सकते हो? ट्राई करो, यकीनन तौर पर आप कर लोगे। जल्दी से ट्राई करो, आपका हो जाएगा। एक बार और एक और अप्रोच से ट्राई करिए। मेरा यहाँ पे कहने का ये थॉट है कि अगर आप ये वाली अप्रोच यूज़ करें स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल सी सॉर्टेड सी अप्रोच, कि अगर आप फैक्टर वाली थ्योरम अप्लाई करें, तो मेरा कहना है कि मान लो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि लेट्स से ये वेरिएबल है ए, अगर ए वेरिएबल है तो मान लो मैं ए को बी से रिप्लेस करता हूँ तो क्या हो जाएगा बी और बी स्क्वायर, तो 1b बी स्क्वायर और सेकंड रो भी 1b बी स्क्वायर, मतलब दोनों रो आइडेंटिकल, मतलब ये जीरो, मतलब सर ए की वैल्यू बी पर, मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा सर, इसका एक फैक्टर होगा ए माइनस बी। सिमिलरली एक फैक्टर आप निकालेंगे तो बी माइनस सी हो जाएगा और सिमिलरली एक फैक्टर हो जाएगा सी माइनस ए। लेकिन आपको ये नहीं पता ना कितना टाइम्स होगा ये, आपको ये नहीं पता, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। लेकिन सर ये लैम्डा की वैल्यू कैसे फिगर आउट करेंगे? तो लैम्डा की वैल्यू फिगर आउट करने का आपका तरीका बड़ा आसान सा ये हो सकता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, कि आप कहोगे कि सर ऐसा कर लो ना, आप क्या कर लो कि आप बोलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे मान लो ये है, ये बी है ना, और ये भी कहीं ना कहीं जाके इस सी और इस सी से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा बी सी स्क्वायर, है ना, ये बन जाएगा बी सी स्क्वायर। और अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर बी सी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा सर, ये बी और ये सी स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट मुझे क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। तो ऑफकोर्स सर आप इस तरीके से कह सकते हो कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी 1, और इस तरीके से आप कहते हो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए? तो a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, यही एक्सप्रेशन आपको मिलना है अगर आप फैक्टर की मेथड से इसे करते तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक सिंपल सा सॉर्टेड सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ये एक एक्सप्रेशन है। आप सर जैसे ही 1 1 दिख रहा है, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट, सीधे सीधे दिमाग लगाइए। हम क्या करते हैं, हम सीधा सीधा थॉट अप्लाई ये करते हैं कि एक काम करते हैं, मैं यहाँ और यहाँ जीरो लाने की कोशिश करता हूँ। तो सुनना, मैं एक काम तो ये कर लेता हूँ पहले कि सर कॉलम 1 में लिखता हूँ मैं कॉलम 1 माइनस लेट्स से कॉलम 3, है ना। देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, सुनना, इससे फ़ायदा ये होगा सर कि देखो कॉलम 1 माइनस कॉलम 3 किया तो 1 माइनस 1 कितना 0, है ना, ये हो जा रहा है a माइनस सी, और यहाँ पे क्या दिख रहा है सुनो, a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आई होप ये तो हम लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पर पहले तो मैं लिख ले रहा हूँ a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अलग से, और फिर क्या ध्यान से सुनना माइनस बी सी प्लस ए बी। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ ए बी माइनस बी सी। आई होप इस बात ने ज़्यादा परेशान आपको नहीं किया। और अगर ए बी माइनस बी सी लिखा ही है तो सर बी कॉमन ले लो आप। जैसे ही बी कॉमन लिया तो ये क्या हो जा रहा है सर, ये हो जा रहा है ए माइनस सी। आई होप ये सारी बातों के पीछे का आपको मोटिव समझ आ रहा है। सर सिमिलरली क्या कॉलम 2 को भी मैं कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर सकता हूँ? बिल्कुल कर लीजिए। जैसे ही आपने ऐसा किया तो देखो क्या हो रहा है, 1 माइनस 1 आई थिंक 0, है ना, बी माइनस सी तो ये हो जा रहा है बी माइनस सी, है ना। यहाँ पे अगर आपने किया तो सुनिएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर मैं पहले लिख देता हूँ। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और क्या करेंगे सर, अब देखो ये होगा माइनस तो प्लस, यानी प्लस ए बी माइनस सी ए, ए बी माइनस सी ए, ये क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स, ए बी माइनस सी ए, यानी ए अगर कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा बी माइनस सी। आई होप ये बातें आपको समझ आ रही हैं। और फिर थर्ड कॉलम तो एज इट इज है, क्या है सर, वो तो है 1 सी और ऑफ कोर्स सी स्क्वायर माइनस ए बी। अब मेरा आपसे कहना बस इतना सा है कि क्या आप कुछ कॉमन देख पा रहे हो? जैसे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो आपको एक कॉमन ज़रूर दिखाई दे रहा होगा सर, यहाँ से इसमें 0 इंटू ए माइनस सी लिखा हुआ है, ए माइनस सी ए माइनस सी ए माइनस सी, ये बेसिकली ए माइनस सी इंटू ए प्लस सी है। सिमिलरली यहाँ पे बी माइनस सी इंटू 0 लिखा हुआ है, बी माइनस सी और बी माइनस सी। तो आप बेसिकली सर क्या कॉमन ले सकते हो, आप बेसिकली ए माइनस सी एंड ऑफ कोर्स बी माइनस सी कॉमन ले सकते हो। लेकिन जैसे ऐसा लोगे तो क्या बच जाएगा सर, ये हट के क्या बन जाने वाला है सर, ये हट के 1 बन जाने वाला है। और सर यहाँ से ए माइनस सी कॉमन लिया तो ये बचेगा ए प्लस सी। आई होप आप समझ पा रहे हो ये क्यों बचेगा ए प्लस सी। और यहाँ से ए माइनस सी कॉमन ले लिया तो ये तो हट ही जाना है पूरा। आई होप ये बात समझे। सर यहाँ से बी माइनस सी कॉमन लिया तो ये बचेगा 1, है ना, और यहाँ से जब बी माइनस सी कॉमन लिया तो ये बचेगा बी प्लस सी, है ना, और यहाँ से तो बी माइनस सी हट ही जाना है। क्या आपको ये पॉइंट ऑब्जर्व करने को आ रहा है? आई होप इसमें कोई भी डाउट नहीं, ये बी माइनस सी पूरा एज इट इज आपका हट जाएगा, वहाँ से कुछ कॉमन नहीं लिया। अब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आप रो 1 के अलॉन्ग एक्सपांड करिए। रो 1 के अलॉन्ग अगर हमने एक्सपांड किया तो क्या मिलेगा, बहुत ध्यान से देखिए सर। सर रो 1 के अलॉन्ग अगर एक्सपांड किया 0 इंटू एनीथिंग 0,
प्लस जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, मतलब प्लस माइनस प्लस, तो 1 क्या लॉन्ग किया, सो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब आप बात समझो, दिस इंटू ए प्लस बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, सो ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी प्लस सी सबट्रैक्ट किया तो क्या मिलेगा, जीरो, एंड जीरो इंटू एनीथिंग विल इवेंचुअली गिव यू अ जीरो। आई होप बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। मसला यही है कि हम नंबर ऑफ जीरोस बढ़ाएं और चीज़ें सोचें, बहुत हद तक चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाएंगी। खैर आप इसे डायरेक्टली भी एक्सपांड करते तो जीरो आता, पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारे पास रूल्स हैं, टूल्स है, तो क्यों ना हम उसे ऑप्टिमाइज करें और आंसर जल्दी निकालें। यही बात एक और क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पर वो कह रहा है आपको इस एक्सप्रेशन को इसके जैसा बनाना है, कुछ कर सकते हैं क्या? मेरा थॉट है कर तो सकते हैं, जैसे कि समझना बात को, ये जो लिखा है 1 1 1 बी सी सी ए बी और बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, सर यहाँ तक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर काम कर लेते हैं। मेरा कहना है यहाँ तक आने के लिए आप इस थॉट को जरूर इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि सर ये जो लिखा हुआ है, मैं राइट हैंड साइड को थोड़ा सा वर्कआउट करता हूँ। ये लिखा है सर 1, ये लिखा हुआ है 1 और ये लिखा हुआ है 1, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है सर, फिर लिखा हुआ है बी सी, फिर लिखा हुआ है सी ए और ये लिखा हुआ है ए बी, है ना। फिर जो ये लिखा हुआ है बी प्लस सी, ये जो लिखा हुआ है बी प्लस सी, क्या मैं इसमें प्लस ए माइनस ए लिख सकता हूँ? ये जो लिखा हुआ है सी प्लस ए, है ना। या फिर आप चाहो तो एक और आसान तरीका है, अगर आप तीनों में ए बी और सी से अगर मल्टीप्लाई करो और फिर अगर आप कॉमन निकालो तो भी शायद बन जाएगा, पर देख लेते हैं आप ऐसे ही कर रहे हैं तो ऐसे ही कर लेते हैं। देखो एक तरीका तो ये कि इसको एक्सपांड कर दो, इसको एक्सपांड कर दो, दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी। पर मैं कहना चाह रहा हूँ कि क्या मैं इससे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हुए यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, तो बेशक हम वो ट्राई करना चाह रहे हैं, है ना। एक तरीका जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ, अगर ये काम नहीं करता है तो कुछ और ट्राई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये लिखा है सी प्लस ए, मैं इसमें प्लस बी और माइनस बी कर दे रहा हूँ। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। और यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी, तो मैं इसमें ए प्लस बी प्लस सी और माइनस सी कर दे रहा हूँ। आई होप इससे आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही। ये तो बड़ी सुलझी हुई सी सीधी सीधी सी बात है। अब क्या, अब आप बात समझो, ये लिखा है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो क्या आपको ये बात पता है जो हम डिटर्मिनेंट्स के एडिशन के लेकर बात करेंगे, जैसे मैट्रिसेस में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ लिखा है जैसे A1 है ना, A2 A3 A4, ये डिटर्मिनेंट है ना। अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हो तो आप इसमें कोई डिटर्मिनेंट ऐड करना चाह रहे हो तो पहली बात तो ये कि कोई एक रो या कोई एक कॉलम ही सेम नहीं होगा, बाकी सब सेम होंगे। यानी कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम को छोड़कर बाकी सब सेम होंगे। जैसे मान लो इसकी फर्स्ट रो एज इट इज है ना, A1 A2, तो जैसे सेकंड रो में लिखा हुआ है लेट्स से B1 B2, तो ऑफकोर्स आप इसको ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि फर्स्ट रो आइडेंटिकल है A1 A2, तो आप सेकंड रो को ऐड कर दो। मतलब कोई एक रो या कोई एक कॉलम को छोड़कर बाकी सब सेम होना चाहिए, तभी आप डिटर्मिनेंट्स ऐड कर पाओगे। और ऐड करने का भी रूल क्या है कि सर ऐसा नहीं है कि A1 में A1 ऐड होगा, जो आइडेंटिकल है वो तो एज इट इज रहेगा। मतलब अगर ये A1 है तो A1 ही रहेगा, ये A2 है तो A2 रहेगा। बस जो आइडेंटिकल नहीं है, जो भी एक रो है, जो भी एक कॉलम आइडेंटिकल नहीं है, बस आप उनको करस्पॉन्डिंगली ऐड कर दो। तो ये हो जाने वाला है क्या, ये हो जाने वाला है A3 B1 और ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा A4 B2। I'm really sorry, A3 plus B1, I'm really sorry for that, A3 प्लस B1 और ये हो जाएगा क्या स्टूडेंट्स, A4 प्लस B2। तो इस तरीके से आप डिटर्मिनेंट्स को ऐड करते हो। इसके बारे में आने वाले लेक्चर्स के दौरान जब डिटर्मिनेंट्स के सम, डिटर्मिनेंट्स के डिफरेंस, डिटर्मिनेंट्स का इंटीग्रेशन, डिटर्मिनेंट्स का डिफरेंशिएशन, ये सारी बातें तब हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल अगर मैं आपको यहाँ पर चीज़ें समझाना चाहूँ तो मैं देखो इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ कि देखो सर A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी आपको तीनों में दिख रहा है। उससे क्या कर ले रहे हो आप, उससे मैं ये कर ले रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना इसको। मैं इस वाले पार्ट को, कौन सा 1 1 1 बी सी सी और ए बी, है ना। देखो 1 1 1 बी सी सी ए और ए बी, और थर्ड रो को, थर्ड कॉलम को मैं लिखूंगा, है ना। सिमिलरली यहाँ भी 1 1 1 और बी सी सी ए और ए बी, इससे तो मैं ऐसा कैसे लिख रहा हूँ। बट अब मैं कर क्या रहा हूँ इस बात को समझना। मैं ये करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से सुनना, कि मैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी लिख दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, इस वाले पार्ट में तो ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी लिख दे रहा हूँ। क्या इसमें कोई डाउट है? लेकिन यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ उससे सुनिएगा। सर यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ माइनस ए माइनस बी माइनस सी, है ना। यहाँ पर क्या लिख दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। सर आपने ऐसा क्यों कर दिया? क्योंकि मैंने इसको डिटर्मिनेंट्स के सम में रिप्रेजेंट किया। फंडा क्या है? फंडा ये है सर, फंडा बड़ा सिंपल सा ये है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल होने चाहिए। सो सर देखो आपकी ये दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल हैं, तो थर्ड रो आपकी, थर्ड कॉलम जो है वो सेम नहीं है, तो आप उन्हें ऐड कर देंगे, और जैसे आप उन्हें ऐड करेंगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो आपको ये मिल जाएगा। ये डिटर्मिनेंट्स का सम का कंसेप्ट है ना। थोड़ा सा यहाँ पर हमने यूज़ किया ऐसे। उससे क्या फ़ायदा हुआ सर? उससे ये फ़ायदा हुआ जैसे ही आपने ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 1 1 दिख जाएगा,
आई होप आप डिटर्मिनेंट की किसी भी एक कॉलम या किसी भी एक रो से एलिमेंट्स कॉमन ले सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, और जैसे ही यहाँ 1 1 1 दिखा तो 1 1 1 1 1 1, या आप ऐसे सोच लो ये प्रोपोर्शनल है, इसका रेशो देख लो, इसका रेशो देख लो और इसका रेशो देख लो, ये सेम है। तो कैन आई फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूड, फॉरगेट दिस फॉर अ वाइल, कैन आई फर्स्ट ऑफ ऑल कंक्लूड कि सर ये जो डिटर्मिनेंट है तो जीरो हो जा रहा है, तो आपका बस ये डिटर्मिनेंट बच रहा है। आपको फर्क समझ आया इससे क्या हुआ? अब सर इसको यहाँ पहुँचाना है, ये सर 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर और 1c स्क्वायर दिख रहा है और हमारे पास ऐसा कुछ है। क्या इसमें कुछ चीज़ें की जा सकती हैं? बिल्कुल की जा सकती हैं। बहुत ध्यान से सुना है स्टूडेंट्स। पहली बात तो ये कि एक एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है ना, ये क्या है 1bc और -a। चलो इसी पे बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है 1 1 1 है ना, फिर यहाँ लिखा है bc, आई थिंक ca और ab है ना, ऐसे ही कुछ लिखा हुआ है bcc और ab, और -a -b -c, -a -b और -c। हमें कहाँ पहुँचना है बस उसे माइंड में रख के चीज़ें वर्कआउट करते हैं। सर फर्स्ट कॉलम तो 1 1 1 ही है, फर्स्ट कॉलम तो 1 1 1 ही है। एक छोटा सा काम मैं ये करने का सोच रहा हूँ स्टूडेंट, शायद उससे बात बन जाए, बहुत ध्यान से सुनेगा। क्या मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को पूरे एक्सप्रेशन को ए बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता हूँ? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैंने क्या किया, मैंने ए बी सी से मल्टीप्लाई और ए बी सी से डिवाइड किया। उससे क्या होगा, उससे बात समझना है स्टूडेंट्स, क्या होगा उस पर बात करते हैं। सर मुझे ये चाहिए कि जैसे मान लो यहाँ पे मैंने ए से मल्टीप्लाई किया। अच्छा बाय द वे, ये नेगेटिव 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 अगर मैं कॉमन ले लूँ है ना, तो माइनस माइनस कॉमन लेके आप इसको एक नेगेटिव साइन यहाँ लगा सकते हो। -1 मैंने ओवरऑल कॉमन ले लिया, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से कोई भी एक वैल्यू आप कॉमन ले सकते हैं। अब क्या, अब अगर मैंने फाइनली ऐसा सोचा, सुना ध्यान से, अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैंने ए से मल्टीप्लाई किया, तो देखो यहाँ पे क्या दिखेगा सर, ये हो जाने वाला है ए, ये हो जाने वाला है ए बी सी और ये हो जाने वाला है ए स्क्वायर। तो यहाँ से ये ए उठ के चला गया। क्या बात आप समझ पाए? सर सेकेंड रो को मैंने बी से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाने वाला है बी, ये हो जाने वाला है सी ए बी और ये हो जाने वाला है बी स्क्वायर। सर थर्ड रो को मैंने लेट्स से सी से मल्टीप्लाई किया है ना, ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या बच रहा है 1, तो ये जा रहा है सी, ये हो जा रहा है ए बी सी और ये हो जा रहा है सी स्क्वायर। इससे क्या हो रहा है सर, इससे ये हो रहा है स्टूडेंट्स कि देखो ए बी सी तीनों में दिख रहा है, तो ए बी सी आप कॉमन ले लीजिए। तो जैसे आप ए बी सी और ए बी सी कॉमन लेते हैं तो आपका ये यहाँ पर 1 1 1 बच जाएगा और यहाँ पर वापस क्या आ जाएगा ए बी और सी। सर कुछ तो नहीं किया आपने, नहीं मैंने बहुत कुछ किया अगर आपने ध्यान दिया हो तो, लेकिन सर अभी भी बाहर मुझे -1 दिख रहा है। -1 दिखने का रीज़न बड़ा सिंपल सा ये है कि सर इसको थोड़ा ऑर्डर को रीअरेंज करना पड़ेगा। इसको रीअरेंज क्यों करना पड़ेगा सर? क्योंकि अगर आप देखो तो फर्स्ट कॉलम में हमें 1 1 1 दिखना चाहिए। तो कहना ही सही कि सर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए। सर बेशक आप किन्हीं भी दो रो या किन्हीं भी दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, बट साइन चेंज होता है। तो अगर ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और जैसे ही इंटरचेंज किया तो आपका ए बी सी यहाँ आ जाएगा और 1 1 1 यहाँ आ जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पाए। तो यहाँ आ जाने वाला है 1 1 1 और यहाँ आ जाने वाला है ए बी और सी। और क्या हमें वो मिल गया जो हम चाह रहे हैं? आई थिंक हमें मिल गया। हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड अचीव किया और ये तो पूरा +1 हो जा रहा है, तो +1 इंटू एनीथिंग इज द वर्जन इटसेल्फ। तो बिल्कुल सर हमने RHS से LHS को अचीव किया, बट मेरे ख्याल से मेरा मोटिव बस सिंपल सा ये था कि मैं आपको ये परफॉर्मेंस, ये जो अलग अलग ऑपरेशंस हैं ये सिखा पाऊँ। मेरे ख्याल से हर एक ऑपरेशन आपने डिटेल में सीखा, किसी भी स्टेप में कोई डाउट नहीं है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं और कुछ और नया पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वो कह रहा है बिना एक्सपांड किए आप इस LHS को RHS में प्रूव करो, या फिर RHS को LHS में, जैसा आपको ठीक लगे। मेरा कहना है सर आसान है, सोचा जा सकता है कैसे, इस पे बात करते हैं। सर पहले तो इसे ध्यान से देखो, a प्लस बी प्लस सी सी प्लस ए, सब में सर ए बी और सी। जैसे मैं अब सिंपल सी बात आपसे कहना चाहूँ तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, कॉलम 1 में अगर मैं लिखूँ कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। आप देखो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा सर, बहुत ध्यान से देखो, मैं सीधे सीधे विजुअलाइज करवा रहा हूँ, सीधे सीधे लिखवा रहा हूँ। देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ भी 2a प्लस 2b प्लस 2c, यहाँ भी 2a प्लस 2b प्लस 2c। सो 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c मुझे कॉलम 1 में दिख रहा होगा, तो वो पूरा का पूरा कॉमन ले लेते हैं। तो मुझे क्या दिखेगा, 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c। अब अंदर क्या बचेगा उस पर बात करते हैं। सर अंदर जो बचेगा कॉलम 1 में मुझे सिर्फ 1 1 और 1 दिखाई देगा। क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन? अब इधर क्या दिखेगा सर? इधर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ दिख रहा है b प्लस सी, यहाँ दिख रहा है c प्लस ए, और यहाँ क्या दिख रहा है a प्लस बी। इस वाले में क्या दिख रहा है सर? यहाँ दिख रहा है c प्लस ए और यहाँ दिख रहा है a प्लस बी, और यहाँ क्या दिख रहा है सर? यहाँ दिख रहा है b प्लस सी। क्या इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आई होप जो हमने ऑपरेशन किया ये भी क्लियर है। अब यहाँ से कैसे सोचेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्योंकि ऐसा कुछ आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में ज़रूर देखा है। बस इस तक पहुँचना है इसके थ्रू। अब बस थोड़े से ऑपरेशन करोगे और ये आ जाएगा। जल्दी से फिगर आउट करिए स्टूडेंट्स खुद से एक बार।
देखो यहाँ पे मेरा ये कहना है कि अगर आप a प्लस बी प्लस सी को यहीं रहने दो तो उससे क्या होगा, आप ऐसा कुछ ला पाओगे। कैसे, सुनिए ध्यान से। आप अगर a प्लस बी प्लस सी को यहीं रहने दो, बस 2 बाहर लेकर आओ, तो क्या सर, अगर यहाँ पर आपने a प्लस बी प्लस सी ऐसा ही रहने दिया, a प्लस बी प्लस सी, ऐसा क्यों कर रहे हो सर, आपको अभी रियलाइज़ होगा कि देखो अगर अब आप चीज़ें देखो तो मुझे क्या चाहिए वो समझो। मुझे यहाँ पर चाहिए b, c और a। मुझे क्या चाहिए, बी, सी और ए। मैं एक काम करता हूँ, सुनना ध्यान से। क्या ए प्लस बी प्लस सी में से इस कॉलम 1 में से मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूँ कॉलम 2 को, तो देखो क्या मिलेगा वो बात करते हैं। सर ए प्लस बी प्लस सी में से मैं सीधे लिख दे रहा हूँ और सीधे सीधे ऑपरेशन परफॉर्म कर दे रहा हूँ। सुनेगा ध्यान से। सर कॉलम 1 में से हम कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हुआ सर, देखना ध्यान से। सर कॉलम 2 में मैं लिखूंगा, पहली बात तो रिजल्ट मैं यहीं कर दे रहा हूँ चीज़ें ताकि हमारा टाइम बच पाए, है ना। तो मैं कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है ना। तो जैसे ही कॉलम 1 में से कॉलम 2 सब्ट्रैक्ट किया तो a प्लस बी प्लस सी में से b प्लस सी सब्ट्रैक्ट हुआ, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर a। आई होप ये बात आपको समझ आ रही। तो यहाँ पर आपको सिर्फ क्या दिखेगा, a। सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी में से c प्लस a सब्ट्रैक्ट हुआ तो c और a चला गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ b। आप बात समझ पा रहे हो। और यहाँ पे a प्लस बी चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ c, है ना, क्योंकि a और b चला जाएगा तो बचेगा सिर्फ c। बहुत बढ़िया सर, a b c तो आपने अचीव किया, लेकिन वो सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में हम ले आएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली क्या इसमें से मैं इसे भी सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। a प्लस बी प्लस सी में से अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कॉलम 3 में एक रिजल्ट लिख रहा हूँ, कौन सा, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, इनमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही क्या, तो c प्लस a गया तो क्या बचा b, तो मैं सीधे सीधे यहाँ लिख देता हूँ b, c और a, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, b, c और a। सर सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन आप यहाँ पे कुछ अचीव कर पाए क्या, मेरे ख्याल से हम कर तो सकते हैं। कैसे, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन खत्म होने को है। देखो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, बहुत अच्छा ऑपरेशन है, सुनिएगा ध्यान से। मैं कॉलम 1 में एक ऑपरेशन करने वाला हूँ, कैसा, सुनिएगा, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। सर ऐसा कैसे कर ले रहे हो आप, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब मैंने क्या किया, सुनिएगा ध्यान से, कॉलम 1 में से कॉलम 2 और कॉलम 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या क्या, सुनिएगा ध्यान से, a और b चला गया, बचा क्या, c। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ c, है ना। यहाँ से b और c चले जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ a, है ना। यहाँ से c और a चले जाएंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ b। क्या आप ये पॉइंट समझ पाए, मतलब ये बचेगा c a b, है ना। ये क्या बचेगा, मैं इसको थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, तो क्या बचेगा, c a और b। सर लेकिन ये उस ऑर्डर में नहीं है, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका ऑर्डर आ जाएगा। कैसे, पहले तो सुनना ध्यान से। सर मुझे ए बी सी ना यहाँ चाहिए, तो पहले उसको यहाँ ले आते हैं, तो इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। इन दोनों को जैसे इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाने वाला है, एक नेगेटिव साइन। ठीक है सर, तो ए बी सी हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, तो ए बी सी यहाँ आ जाएगा, है ना। और आपका सी ए बी जो है वो यहाँ आ जाएगा। आई होप इस बात से कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाने वाला है, सी ए और बी। अब क्या, सर सी ए बी तो आपने गलत जगह लिख दिया, सी ए बी तो यहाँ नहीं चाहिए था, सी ए बी तो यहाँ चाहिए था, तो एक बार और शिफ्ट कर देंगे, एक बार और नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया तो वापस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर आपके पास क्या बच रहा है, सिर्फ 2। लेकिन सर जैसे ही इसे इंटरचेंज किया तो बी सी ए यहाँ, है ना, बी सी ए यहाँ आ जाएगा, और क्या स्टूडेंट्स, आपका जो सी ए बी है वो यहाँ आ जाएगा। क्या इस बात में कोई परेशानी। और सर जैसे ही आपने ऐसा किया, आई थिंक आपने वो अचीव कर लिया जो आप करना चाह रहे थे। तो मैं आपको बस ये ऑपरेशन सिखाना चाह रहा हूँ कि देखो इन सारे ऑपरेशंस का खेल है, इन सारे ऑपरेशंस का ही खेल है आपके एग्जाम में। अगर आप इन सारे ऑपरेशंस को इंटेलिजेंटली अप्लाई करना सीख गए तो बात बन जाएगी। सर ऐसा सोचते कैसे हैं कि कब कौन सा अप्लाई करना है, आप बस इसको सॉल्व करते वक्त इसको ध्यान में रखो। इट्स लाइक अगेन वो रूबिक्स क्यूब कि सर यहाँ तक पहुँचना है तो कुछ 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 करते रहो, बात बन जाएगी। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो। अगर यहाँ से थोड़ा आगे बढ़े तो मैं एक क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क देना चाह रहा हूँ। मैं हिंट आपको दे रहा हूँ, हिंट बड़ी सिंपल सी है। बाय द वे हमने इस क्वेश्चन का एक पार्ट अभी लास्ट पिछले बीते हुए क्वेश्चन में किया है। हिंट ये है स्टूडेंट्स, अगर आप इसे देखें या चाहे तो आप इसे देखें, मैं कहता हूँ इसे देखो। बाय द वे पहली बात तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप इसे अगर देखो तो ये क्या लिखा है 1a और a स्क्वायर, यहाँ क्या लिखा है 1b और b स्क्वायर, फिर ये क्या लिखा है 1c और c स्क्वायर। आप इस पूरे एक्सप्रेशन को a b c से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को ए बी सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो तो बस आपको सही रो और सही कॉलम चुनना है। ऐसा क्यों सर, बहुत ध्यान सुनिए। अगर मैंने फर्स्ट रो को ए से मल्टीप्लाई किया, है ना, फर्स्ट रो को अगर ए से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, सुनिए ध्यान से। फर्स्ट रो को अगर ए से मल्टीप्लाई किया, आई एम रियली सॉरी, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाने वाला है ए क्यूब। कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स। सर सेकेंड रो को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेकेंड रो को बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है बी स्क्वायर और बी क्यूब। कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स। और थर्ड रो को सी से मल्टीप्लाई कर देते तो सी स्क्वायर और सी क्यूब, है ना। तो मैं इसके थ्रू इस तक पहुंचना चाह रहा हूँ।
आई थिंक सर कुछ तो अब कर ही सकते हैं। मेरा कहना है कि क्या अब करें, क्या सोचें, क्या वर्कआउट करें ताकि बात बन जाए, है ना। हम यहाँ से चल रहे हैं इस तक आने के लिए। अब मेरा कहना है कि क्या अगर आप ऐसा सोचें, मेरे ख्याल से हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना। जैसे अगर मैं वापस जाऊँ, उल्टा अगर मैं करता, बस एक सेकंड मुझे दीजिए, मुझे लग रहा है कि शायद मैं इसके बजाय इसको ऐसा करता। जैसे ये था ABC, है ना। अगर मैं A को इस कॉलम में, B को इस कॉलम में और C को इस कॉलम में मल्टीप्लाई करता, तब तो चीज़ें और बिगड़ जाती हैं। आई थिंक वहाँ से तो चीज़ें और सिंप्लीफाई नहीं हो रही होती। या फिर अगर मैं यहाँ करूँ, सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं इसको ऐसा कर लूँ, एनीवे आप ला इससे भी सकते हो, बट मैं कह रहा हूँ कि अगर ये लिखा है 1ABBC, है ना, तो ये कितना लिखा है, देखो इस पर शायद वो बात बन जाएगी क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। ये क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, BC CA, और ये लिखा हुआ है AB। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। बिल्कुल ये बहुत आसान है और ये दिखेगा आपको सीधा बनता हुआ, ये 2 स्टेप में आ जाएगा। देखो हमने क्या किया, 1 1 1 ABC और BC और AB को लिया, हमने LHS को ही लिया, RHS को नहीं लिया, और मैंने ABC से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इसका क्या फ़ायदा सर? सर मैं ये करना चाह रहा हूँ कि मैं फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट रो को A से मल्टीप्लाई किया तो A स्क्वायर और ABC, सेकेंड को B से मल्टीप्लाई किया तो B स्क्वायर और CAB, इसको C से मल्टीप्लाई किया तो C स्क्वायर और ABC, है ना। और यहाँ पे क्या बचा, 1। अब सर ABC तीनों में से कॉमन ले सकते हैं। सो सर तीनों में से ABC अगर कॉमन लिया तो ये 1 1 1 बच जा रहा है। तो यहाँ पर फिर क्या आ गया, ABC, जो कि ये कैंसिल हो जा रहा है। अब तो सर ये तो पता है हमको क्या करना है, बस आपको क्या चाहिए, हमें सर पहले तो इन दोनों को चेंज करना है, तो माइनस साइन आएगा। आई होप आप बात समझ पाए। इन दोनों को चेंज किया मतलब क्या, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर B स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा, C स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 1 1। लेकिन सर अभी गड़बड़ है, अभी क्या गड़बड़ है, अभी ऐसा कुछ चाहिए, तो इन दोनों को आपस में चेंज कर दिया, तो सर 1 1 1 यहाँ और यहाँ ABC उल्टा हो जाएगा, यानी 1 1 1 यहाँ और ABC यहाँ। लेकिन जैसे ही आपने 2 कॉलम्स को चेंज किया तो वापस ये साइन कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप बात समझ पाए तो हाँ सर, इससे अचीव कर लिया। वो एक्चुअली होमवर्क क्वेश्चन जैसा ही था, मतलब मैं चाह रहा था कि आप ही ट्राई करें, बट वो हिंट देने के चक्कर में पूरा ही हो गया। तो आपको हिंट समझ आ रही है कि कुछ ऐसा सोचने से बात बनती है। ये कुछ स्टैंडर्ड से सिनेरियोज है जो मैंने आपको सिखाए हैं, क्योंकि इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इन पर सवाल बनते हैं, है ना। विद दैट स्टूडेंट्स, मेरा यकीन है कि आज के लेक्चर में अभी तक कोई डाउट नहीं है। ये वही सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सभी हमने समझी हैं। जैसे देखो, 2 रोज़ या 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करें, बस साइन चेंज होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर रोज़ को कॉलम में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज करें, यानी ट्रांसपोज वाला कंसेप्ट कर लें, तो ये बात याद आ रही है। हमने सीखा है सर कि किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हैं तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है। ये वही प्रॉपर्टीज़ हैं, याद रखिएगा। सर अगर कॉलम के कोई भी एलिमेंट्स किसी दूसरे कॉलम से या किसी भी रो के कोई भी एलिमेंट्स किसी दूसरी रो से प्रोपोर्शनल हैं, तो उस केस में भी आपका डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये क्विक रिवीजन है स्टूडेंट, जो सारी बातें आपने पढ़ी। सर आप किसी भी डिटर्मिनेंट के कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज करिए, आपका साइन चेंज हो जाएगा। ये बात हमने सीखी है। सर अगर all the elements of row of a determinant are multiplied by a non-zero constant, then the determinant gets multiplied by the same constant. I hope ये ABC वाला जो अभी तक हम काम करते हैं वही बात यहाँ पर हो जा रही है। इसी के साथ साथ a determinant remains unaltered under a column operation, है ना। या तो ऐसा कोई कॉलम ऑपरेशन कर दीजिए या फिर आप ऐसा कोई रो ऑपरेशन परफॉर्म कर दीजिए, जो कई बार अभी तक हम क्वेश्चंस में कर चुके हैं। If each element in any row is the sum of r terms, then the determinant can be expressed of sum of r determinants. इस बारे में हम determinants के sum में और डिटेल में बात करेंगे, जिस पर हमने एक क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई की है ना। With that students, इस बारे में हम बात कर चुके हैं। इसे हमने बहुत डिटेल में देखा था कि फैक्टर को कैसे अप्लाई करते हैं। तो अगर a रिप्लेस करने पर वो डिटर्मिनेंट 0 हो जा रहा है, तो वो x माइनस है उसका फैक्टर होगा। यही वो कंसेप्ट है। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 और मोर, द एलिमेंट्स इन ऑल द रोज आर इन AP विथ सम और डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ये वही बात है कि उसका प्रोपोर्शनल है। अब बात समझो, आप इसको 9th कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो, जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3, है ना। यहाँ लिखा है लेट्स से 4 5 6, है ना, और यहाँ लिखा है लेट्स से 7 8 9। तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एलिमेंट्स हैं। आप सोचो 1 और 4 में 3 का डिफरेंस, 2 और 5 में 3 का डिफरेंस, 3 और 6 में 3 का डिफरेंस। सर 4 और 7 में 3 का डिफरेंस, 5 और 8 में 3 का डिफरेंस, 6 और 9 में 3 का डिफरेंस। तो अगर मैंने जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म किया, कौन सा, अच्छा बाय द वे आप ऐसे भी कर सकते हो ना, इनमें भी एक एक का ही डिफरेंस है, ये भी AP में ही। तो आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप रो 1 माइनस रो 2 कर दें और रो 2 माइनस रो 3 कर दें, तो आपको 2 रोज आइडेंटिकल दिखेंगे और ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। मतलब वो यही कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स कि किसी डिटर्मिनेंट में 3 या 3 से ज़्यादा वाले में अगर सारे एलिमेंट्स किस में हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो विद सेम डिफरेंस, है ना, सेम कॉमन डिफरेंस, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होती है, 0। बहुत क्रूशियल प्रॉपर्टी है, इनडायरेक्टली या सटली अप्लाई होती है, इसे याद रखना। अगली बात, द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ एन ऑड ऑर्डर्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। ये हमने मैट्रिक्स में भी बात की है, या आपके DPPs में भी हम कई बार कई क्वेश्चंस के थ्रू अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर का
लेट्स से थर्ड ऑर्डर का फॉर एग्जांपल एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? सर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स तो जीरो होते हैं और ये जो बच जाते हैं एलिमेंट्स, ये जो बच जाते हैं एलिमेंट्स, ये आपस में एक दूसरे के नेगेटिव के इक्वल होते हैं। याद है ना स्टूडेंट्स, सर ये जीरो होगा, ये जीरो होगा और ये जीरो होगा। अगर ये 3 है तो ये -3 होगा, अगर ये 7 है तो ये -7 होगा, अगर ये 6 है तो ये -6 होगा। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब बिना सोचे समझे कहना सर, लिखने की, सॉल्व करने की, एक्सपांड करने की भी जरूरत नहीं है। अगर इसका आपसे कोई डिटर्मिनेंट पूछे, अगर इसका आपसे कोई डिटर्मिनेंट पूछे तो वो कहना जीरो। कब जीरो होगा? दो बातें, पहला तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, दूसरा वो ऑड ऑर्डर का हो। अगर ये दो बातें हैं तो अनडाउटेडली इसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। ये प्रॉपर्टी अच्छे से याद रखना, ये दो प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं और इन्हें आप अप्लाई करेंगे कई सारे क्वेश्चंस में कभी ना कभी, तो इन्हें बहुत अच्छे से याद रखना। विद दैट स्टूडेंट्स, अगर हम आगे प्रोसीड करें तो मेरा यकीन है आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का जो प्लेटफॉर्म है ये पूरे तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यानी कि आपको किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक अलग अलग बोर्ड्स और अलग अलग मीडियम्स और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे IIT JEE, नीट, रेलवे, बैंकिंग, SSC, ऐसे हर सेक्टर, हर सेगमेंट में फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। और यकीनन तौर पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल नहीं है, कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, कोई ट्रायल वर्जन या पेड वर्जन नहीं है। कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट प्रोग्राम, पूरा मॉड्यूल एट एब्सोल्युटली जीरो कॉस्ट। और इसमें सब कुछ है। अगर आपने IIT JEE मॉड्यूल एक्सप्लोर किया और क्वालिटी अश्योर्ड है स्टूडेंट्स, आपने इन लेक्चर्स को देखकर ये खुद फील किया होगा। हम आपको हर एक सेक्टर, हर एक सेगमेंट में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, तो इन्हें लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप कोई अपडेट मिस नहीं करेंगे और चैनल पर होने वाली हर एक्टिविटी हम चाहते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि हर एक स्टूडेंट इस कोर्स से बेनिफिट हो पाए। विद दैट स्टूडेंट्स, वी आर कॉलिंग इट अ डे। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।